Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita, presenting here with an important topic of IPC. In the last previous class of IPC, I have already discussed about intra-territorial jurisdiction and intro of IPC. In the first section, we have discussed that जो पहले जो क्या था IPC पूरे इंडिया में प्रिवेल नहीं करता था, अप्लीकेबल नहीं था, JNK को छोड़ के सिर्फ एप्लीकेबल होता था, लेकिन जब अमेंडमेंट कर दिया गया 370 को रिमूव कर दिया गया तो अब JNK भी हमारे IPC के उसमें जुरिस्डिक्शन में फॉल करने लग गया है। और अगर इसी तरीके से हम इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो फिर हमारे जो जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट है इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का विद इन इंडिया जो टर्म है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी के रिगार्डिंग भी एक दो लैंडमार्क केसेस और हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इंट्रा टेरिटोरियल मतलब जो सिर्फ हमारे देश के अंदर हमारी जो टेरिटरी है इंडिया की सिर्फ वहीं पर अप्लीकेबल होगा, उसे कहेंगे इंट्रा टेरिटोरियल। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होता है, जो हमारे देश से बाहर जो भी प्लेस है, जो भी टेरिटरी है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल काउंट होगी। तो हमारा जो आईपीसी है वो दोनों प्रकार के जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है, इंट्रा टेरिटोरियल भी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी। चलो आज हम इंट्रा टेरिटोरियल के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं या जो केस लॉज है कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी की, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ है। कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी के अंदर जैसे कॉर्पोरेट का मतलब कोई कंपनी वगैरह उसकी क्या लायबिलिटी अराइज होगी उसके बारे में एक लैंडमार्क केस हो रहा है, जेबी बॉटलिंग वर्सेस कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस केस में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, 1978 का 3 जज बेंच का केस है। इसमें क्या इशू अराइज था, इसमें इशू ये था कि एक सॉफ्ट ड्रिंक थी, उसे जो है अडल्ट्रेटेड यानी कि उसमें मिलावट पाई गई और कंपनी को जो है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है पनिशमेंट उसको दिया गया, उसको जो कन्विक्ट किया गया। तो जो पनिशमेंट थी उसके लिए वो पनिशमेंट और फाइन जो है दोनों चीज़ उसमें थी। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया कि जहाँ पर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है उसके लिए अगर प्रोसिक्यूटेड किया गया है तो उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन जो है हो जाएगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगी, दोनों मिल सकती है। लेटर ऑन जो है यानी कि जब इम्प्रिजनमेंट और फाइन किया तब आप सोचोगे कि कंपनी को कैसे इम्प्रिजन करोगे, कंपनी को इम्प्रिजन नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ कंपनी का हेड है, मैनेजर है, जिसने कोई ऐसा एक्ट किया है तो उसको तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बाद में ये जो मैटर है इसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में भी आगे लिया गया, जिसका डिस्कशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके बारे में क्या एक्शन लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस जेबी बॉटलिंग कंपनी के पक्ष में बोला या जो है इसके अगेंस्ट वही जो जजमेंट है या उसको ही अपहेल्ड कर दिया। चलो देखते हैं ये भी। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये आर नहीं है, इसके साथ ही गलती से प्रिंट है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है इसका डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो है ये सरकार की तरफ से हो गया और जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये पेटिशनर हो गया, ये रिस्पोंडेंट है। तो बैंक ने क्या करा, कुछ मनी जो है सिंगापुर से ट्रांसफ़र किया और वो जो वायलेशन था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में जब एक्सचेंज होकर मनी आती है तो उसकी कुछ लिमिट्स वगैरह होती है, तो उसका वायलेशन किया गया। जो पनिशमेंट इसमें प्रोवाइड की गई वो करी गई इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों, और हाई कोर्ट में ने इसे कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में गया, जब इस केस में उस पहले वाले जेबी बॉटलिंग केस को रेफ़र किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने जेबी बॉटलिंग के केस को जो डिसीजन है उसका सपोर्ट किया कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ कैन बी गिवन टू द कंपनी पर्सन। कंपनी पर्सन मीन जो कंपनी का मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी है, उस व्यक्ति को जो है साथ में पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ये तो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो कंपनीज़ की है उसके रिगार्डिंग ये 2 लैंडमार्क केस हो रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंडिकेट बैंक का केस किया था तो ये 3 केस हो गए, और मुबारक अली का जो केस किया था 4 केस हो गए। इसी तरीके से जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतने ही केस इसमें इम्पोर्टेंट हैं। विद इन टेरिटरी, लास्ट में जब हमने वो पढ़ा था सेक्शन 2 में, उसमें एवरी पर्सन उसका इंग्रेडिएंट था, एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्री टू द लॉ ऑफ आईपीसी एंड नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मतलब है कि जो कोई ऐसे लॉ पहले बने हुए थे जो अब प्रिवेल नहीं कर रहे हैं तो उसकी जो पनिशमेंट है वो काउंट नहीं की जाएगी और उसको रिपील माना जाएगा, और जो स्पेशल कोई एक्ट है वहाँ पर भी ये लॉ जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। विद इन टेरिटरी को समझ लेते हैं क्या कुछ है। विद इन टेरिटरी में ये 3 टेरिटरीज आएंगी। फर्स्ट ऑल द स्टेट्स आएंगे। स्टेट्स में पहले JNK जो एक्सक्लूड था, बाहर था, अब उसको इंक्लूड कर लिया गया है
क्योंकि JNK जो दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब UT में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और ऑल यूनियन टेरिटरीज, अब 8 यूनियन टेरिटरीज भी इसी में काउंट हो जाएगी। एनी अदर टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया, मान लो आज जैसे चीन और भारत का विवाद चल रहा है, कल को भारत जीत जाता है और कुछ ऐसी टेरिटरी है जो चाइना के हम एक्वायर कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे देश का जो लॉ है वो अप्लीकेबल होगा। विद इन टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? लैंड सरफेस, जो ज़मीन है बाउंड्री के अंदर अंदर जो आर्टिफिशियल और नेचुरल जैसी भी हैं, जो बॉर्डर के द्वारा कवर नहीं की जाती, वो वाली टेरिटरी। सेकंड, इंटरनल वाटर, अपने देश के अंदर जहाँ भी कोई लेक है, नदियाँ हैं, झरने हैं, नाले हैं, या बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है, ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, वो भी हमारी टेरिटरी में काउंट होगी। फिर टेरिटोरियल सी, समुद्र में भी एक लिमिट होता है, टेरिटरी होती है हमारी। वो टेरिटरी क्या है वो मैं समझा देती हूँ आपको। 12 नॉटिकल माइल्स, अपने जो कोस्ट है, समुद्र का जो किनारा है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स में 22.22 किलोमीटर का एरिया होता है सी कोस्ट का। 24 न्यूटिकल माइल्स कितना होता है? 44.44 का। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 न्यूटिकल एरिया जो होता है वो 370.33 का जो सी कोस्ट होता है। यानी कि हमें हमारा जो एरिया अपनी कोस्ट से 12 न्यूटिकल माइल्स तक है, 22 किलोमीटर तक का जो एरिया है, वहाँ पर वो जो है विद इन टेरिटरी काउंट होगा और हमारे देश का लॉ जो है अप्लीकेबल होगा। लेकिन जो 24 न्यूटिकल माइल्स है वो एरिया है जहाँ पर हमारे मछुआरे वगैरह जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, ये वो एरिया हो गया, तो उसके अंदर जो है हमारी टेरिटरी काउंट नहीं होती। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 न्यूटिकल माइल्स 370 किलोमीटर सी कोस्ट में, जहाँ पर अदर कंट्रीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ अपने देश का जो एरिया है वो काउंट नहीं होगा। एयर स्पेस ऑफ द अबव 3, ऊपर जो ये है उन तीनों के ऊपर जो एयर का स्पेस है वो सारा भी हमारा यूनियन टेरिटरी में काउंट होगा। मान लो ये जो टेरिटरीज बताई गई हैं इसके ऊपर अगर एरोप्लेन जा रहा है या कुछ एयरक्राफ्ट है या किसी से कोई अटैक होता है, तो वो सारा क्या है हमारे देश के एक्ट के अकॉर्डिंग, IPC के अकॉर्डिंग लायबल होंगे। अभी एक चार्ट है, इसे आप समझ लीजिए। ये जो येलो कलर में यहाँ जो रेड लाइन लगाई हुई है ये है हमारी कोस्ट, ये टेरिटोरियल लैंड का एरिया है। फिर इसके आगे है ये जो टोटल पूरा का पूरा 200 NM जो है ये है इकोनॉमिक जोन, सारा का सारा जो जोन दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद 12 NM जो है टेरिटोरियल वाटर, जहाँ तक अपनी लिमिट है, और 12 NM कॉन्टिजेंस जोन में भी जहाँ मछुआरे वगैरह जाते हैं, और मछुआरे वगैरह तो जो है एक्सक्लूसिव जोन में भी जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक इशू भी अभी हुआ है 2011 का कोई मैटर है, उस मैटर में क्या है, इटली का जो जहाज़ था वहाँ पर हमारे मछुआरे थे, तो 2 मछुआरों को उन्होंने मार दिया था। तो उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि आपके जो उन्हें ये लगा था कि वो पायरेट्स है, पायरेट्स उन्हें बोला जाता है जो समुद्र में हमले करते हैं, तो उन्होंने उसको मार दिया। उसके रिगार्डिंग क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग जो है उनका जो ट्रायल हमारे देश में चलने लगा कि उन्होंने मछुआरों को मारा है, तो वो जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के अकॉर्डिंग जो है वो जुरिसडिक्शन में हमारे फॉल करेंगे, ये 12 नॉटिकल माइल के हिसाब से। तो हम उसका ट्रायल करवा रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो जो मैटर है वो इंटरनेशनल लेवल पर चला गया, तो बीच में उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो अपने देश किसी काम के लिए गए थे, तो यहाँ से वो जो है छुट्टी लेके चले गए कोर्ट से। उसके बाद क्या हुआ कि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ पर जो है उसका डिसीजन आ गया, तो उसमें ये कहा गया है, अभी डिसीजन आया है 2-3 दिन पहले, उसमें ये कहा गया है कि जो ये मछुआरे हैं जिनकी डेथ हुई थी उनकी फैमिली को कंपनसेशन पे किया जाएगा। लेकिन जो ट्रायल है वो ट्रायल जो इटली में ही होगा। अब आप खुद भी समझ सकते हो कि इटली की गवर्नमेंट क्यों उनका जो है कन्विक्ट करेगी, तो सिर्फ कंपनसेशन पे छोड़ दिया गया। तो ये जो विवाद है, इस विवाद में हम नहीं जीत पाए क्योंकि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर फॉल करते थे, तो इस वजह से है उनके ऊपर जो है अपनी टेरिटरी का कोई राइट अराइज नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो एडमायरली जुरिसडिक्शन है वो कवर की जाती है। ये तो सिर्फ मैंने आपको टेरिटरी के बारे में बताया। अब मैं जब आगे लेक्चर डिस्कस करूँगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, तो उसके साथ साथ मैं एडमायरली जो जुरिसडिक्शन है, यानी कि जो जो ये होते हैं शिप वगैरह होते हैं, इनके रिगार्डिंग जो जुरिसडिक्शन है हम वहाँ उसको अच्छे से कवर कर लें। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो पसंद आया होगा। लेकिन आज वाला लेक्चर जो है वो मैंने बड़े मेहनत से तैयार किया है क्योंकि लैपटॉप का इशू अभी भी मेरे पास है, तो वो लेक्चर मैंने ये सोचा कि मैं हैंड रिटन नोट से इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे ये लगा उसके बाद मैंने मोबाइल से PPT तैयार करके लेक्चर तैयार किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपके पास
मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपने फीड किया हुआ तो आप उसके थ्रू भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर आज का लेक्चर मेरा पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिए। लॉ के एस्पायरेंट्स जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या LLB LLM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उन्हें भी आगे शेयर कर सकते हैं। और कोरोना का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रकोप फैल रहा है, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, सैनिटाइज़र, मास्क और बार बार हाथ धोने का आप प्रयास करते रहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।